नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। मैं जब स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में ना 7 पीरियड हुआ करते थे और उसमें एक पीरियड होता था गेम्स का। और ना मैं पूरे टाइम वेट करती थी कि कब वो पीरियड आएगा, क्योंकि वो एक ही पीरियड होता था जब हमें मौका मिलता था क्लास से बाहर जाने का, जो क्लासरूम की 4 दीवारी की जो बंदिश होती थी ना, उससे बाहर जाने का। और मुझे लगता है कि मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसका वेट करते थे। ऐसा नहीं है कि गेम्स पीरियड में मुझे बहुत इंटरेस्ट था या स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, कभी नहीं था। बट वो जो होता है ना कि 4 दीवारी की बंदिश से बाहर निकलना, वो बहुत ज़रूरी होता था। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ दीवारें ही नहीं हैं, जहाँ टेक्स्ट बुक ही नहीं है, जहाँ आप सीखेंगे पढ़ेंगे सब कुछ, पर मज़े मज़े में। ऐसे ही स्कूल की परिकल्पना करते हैं हमारे आज के मेहमान साजिद हुसैन। हमारा जो झारखंड राज्य है वो एक जनजातीय राज्य है और हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो हमारा झारखंड बॉटम 10 में आता है इंडिया के सारे राज्यों में। और ऐसे में सरकार अपने तरफ से काम तो कर रही है, पर कुछ लोग हैं जो निजी स्तर पर, अपने स्तर पर शिक्षा में काम कर रहे हैं। और हमारे आज के मेहमान की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो झारखंड राज्य में आज शिक्षा को एक नया आयाम दे रहे हैं। वो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और इनके बारे में और जानकारी लेने के लिए चलिए हम उनसे ही चलते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी जोहार। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ब्रॉड वे में बोल दिया कि बहुत इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, पर उससे क्या समझेंगे लोग। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है उसमें और आपके पढ़ाने में सर क्या अंतर है। मैम अप्रोच का अंतर है जी। तो क्योंकि आपको पढ़ाना होता है लेसन एज के वाइज, बच्चे जिस एज में होता है उसके अनुसार आप पढ़ाते हैं जी। तो लेकिन अब उस एज वाइज जो है बच्चों का जो नीड है, जो सृजनशीलता का, वो कैसे आप निखारते हैं। जैसे हम भी फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ बच्चे टीचर से कि आप एक पेड़ के डाली को तोड़ के जाइए तो पूरे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। या फिर आप बाहर ले जाइए, आप जैसे बताइए, बोले आपके स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो बच्चा खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो किसी फिलोसोफर ने कहा है कि बच्चे को खेलना बहुत पसंद है, खेलने दीजिए उसको, बट उसको उस पूरे पढ़ाने के माध्यम को खेलने पे गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग जो बोलते हैं, तो वो मेरा ये रहता है कि अप्रोच को हम पढ़ाना वही कंटेंट है जो एनसीईआरटी ने दिया है या फिर एक स्टैंडर्ड वाइज जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसी को हम लोग करते हैं, बट अप्रोच थोड़ा सा बच्चों के ओरिएंटेड होता है। जी सर, आपने एक स्कूल खोला है गांव में और उस स्कूल का नाम बहुत इनोवेटिव है, आपने उसका नाम रखा है स्कूलाजियम। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप वो बताएं कि उस स्कूल के नाम के पीछे का जो क्या कॉन्सेप्ट है। जब मैं शुरू में जब आया था तो मैं सोचा था कि मैं प्रीच नहीं करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, और उसके लिए मैंने ये स्कूल के, जब मैं वापस आया था यहाँ पे देश, तो मुझे लगा कि मैं एजुकेशन में काम करूँगा तो फिर, लेकिन सिर्फ बोलूँगा नहीं, प्रीच नहीं, प्रैक्टिस करूँगा। तो मैं वेस्टर्न घाट में मैं ट्रैकिंग कर रहा था, मैं गया था घूमने के लिए 2 दिनों के लिए, वहाँ थक गया था चढ़ते चढ़ते। तो उस वक्त सोचा था कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो वो था माउंट एवरेस्ट। तो पहला स्कूल का नाम माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल था। अच्छा। फिर जब रिसर्च करता रहा तो 3 सालों के बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा नाम चेंज किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि स्कूल और प्लस जिम्नाजियम, जैसे जिम्नाजियम में आप बॉडी बिल्ड करते हैं फिजिकल वर्कआउट करके, तो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है सिर्फ पढ़ने से या पैसिव लर्निंग से नहीं होगा, डायनेमिक लर्निंग, एक्टिव लर्निंग से होगा। तो इसी तरह मैंने स्कूल और प्लस जिम्नाजियम, ये 2 वर्ड्स को क्वाइन करके मैंने स्कूलाजियम वर्ड बनाया। जैसे मरियम मोंटेसरी ने, मोंटेसरी स्कूल पूरी दुनिया में चल रही है उसके नाम से, जो 1911 में स्विट्ज़रलैंड की लेडी थी। और इसी तरह किंडरगार्टन 1938 में जर्मनी से आया। तो मैं स्कूलों को कहता हूँ कि नाम चेंज करके स्कूलाजियम कीजिए, जहाँ पे वो एक बाई फिलॉसफी, बाई इन डेप्थ एक एटमॉस्फेयर बने जो डायनेमिक और एक्टिव करिकुलम का। जी सर, आप चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड चला आ रहा है वो हटे और जो बच्चे हैं वो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ें। इसके लिए ना ही आप सिर्फ खुद काम कर रहे हैं, बल्कि आपने टीचर्स को भी, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गाइड करते हैं। बहुत सारे स्कूलों के साथ आपने काम किया, तो सर ये जो आप गाइडेंस है ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ये बता दीजिए। मैम, मैं ऑल टुगेदर मैं ट्रेडिशनल टीचिंग को मैं उसको बुरा भला नहीं कहता हूँ, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है जी। उसका भी एक ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम याद करना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं,
है ना। अगर फॉर एग्जांपल फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो पेरिस है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं कि आपको मेमोराइज करना पड़ता है, तो लोग इसको भी इग्नोर कर देते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं, हमें सच में उसको चेंज करना है, मेथडोलॉजीज़ को। जैसे फिर हम बार बार ये मैं कहता हूँ कि जो बच्चे आज जो स्कूल में हैं वो 2040 और 50 के बच्चे जो हैं वो उस वक्त के, हाँ जो उस वक्त तो दुनिया कुछ अलग होगी, तो उस हिसाब से हमें आज डिज़ाइन करना होता है वो कैसा होगा। तो हम लोग इसी तरह, जैसे हम पहले ये बात कहे कि हम बच्चों को गेमिफिकेशन, तो अप्रोच पे जो बात है कि टीचर्स प्रिपेयर हो, क्योंकि बच्चे जो है टीचर्स को पे निर्भर करता है लर्निंग, जो क्लासरूम पे है जी। तो हम उसके लिए रेडी करते हैं कि टीचर्स जो है वेल प्रिपेयर होके अपने क्लास में जाए। तो मैं अपने लिए इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी तक पिछले 8 सालों में लगातार कि ताकि मैं और भी अपने स्कूल के टीचर्स को सपोर्ट कर पाऊँ और दूसरे स्कूलों के स्कूल को भी सपोर्ट कर पाऊँ। सर, ये सपोर्ट आप कैसे प्रोवाइड करते हैं इन टीचर्स को? अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमने जब शुरू की थी तो फिर 2017 में मैंने क्लिकी, एक सेंटर है हमारे सेंटर में, सेंटर फॉर क्लिकी, सेंटर फॉर शॉर्ट एक्रोनिम है, सेंटर फॉर लर्निंग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो उसके अंडर हमने स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम और टीचर, मतलब जो दूसरे स्कूल के टीचर हैं या हमारे स्कूल के टीचर हैं, तो हमारी जो रिसर्च विंग है उनके साथ मिल के काम करती है। हम लोग वर्कशॉप और ट्रेनिंग, क्योंकि अब आप सरकारी स्कूल में जाएं टीचर्स को ट्रेनिंग है, सबसे पेनफुल जो चीज़ है सरकारी स्कूल के टीचर या एक को, वो है ट्रेनिंग। उन लोग क्या पता लगता है यार फूल है क्या ये, हर हमेशा ट्रेनिंग आ रहा है, वो लोग परेशान है। तो मैं ये कहता हूँ इट्स ओके, ट्रेनिंग की अपनी ज़रूरत है, $1 बिलियन खर्च करते हैं बड़ी कंपनियाँ, जी वगैरह आप देखेंगे इंटरनेशनली, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 1 डे या 2 डे का वर्कशॉप और ट्रेनिंग ना हो, हम साल भर मिल के काम करें। जी। तो अगर मान लीजिए क्लासरूम में अगर 10 काम है तो हम ये कहते हैं कि हम 3 और 4 काम कर रहे हैं, आप 6-7 काम कीजिए, मतलब काम को रिड्यूस किया जाए और इफेक्टिव किया जाए, ताकि लर्निंग जो पैसिव हो रही है वो एक्टिव किया जाए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है। जी बिल्कुल। तो वो दैट इज़ आवर गोल, क्योंकि टीचर के साथ साल भर मिल के काम किया जाए, साल भर हैंड होल्डिंग हो लगातार। जी। ये नहीं कि अरे टीचर है तो उसको सिखा रहे हैं, क्लास 2 का बच्चे को पढ़ाना है, उसमें क्या आप टीचर जानता है क्या पढ़ाना है जी। तो उनके साथ मिल के काम करना है, जो काम है उसको आसान करना है, क्योंकि अब क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो अब मैं तो एक बच्चे का बाप हूँ, एक बच्चा संभाल नहीं पाता है मुझे मेरे घर में, 30 बच्चे संभालना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं कि केन रॉबिन्सन ने कहा स्कूल किल्स द क्रिएटिविटी, इसलिए कहा था कि एक टीचर कैसे संभाल पाएगा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, तो इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए तो मिल के किया जाए। तो दैट इज़ स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम, हमारा रिसर्च सेंटर है, इसी वजह से हम इसको बनाना चाहते हैं और मिल के काम करना। पूरे झारखंड के स्कूल, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके टीचर्स के साथ मिल के, जितने लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मिल के साथ, तो दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल। जी, तो मतलब आप कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, आप पढ़ाते वही हैं, बस आपके पढ़ाने का तरीका अलग है। टीचर्स को आप ट्रेनिंग देते हैं कि एंथुजियाज्म से पढ़ाने के लिए और इनोवेटिव मेथड से पढ़ाने के लिए। सर, ये आप कितने स्कूलों के साथ में अभी तक आप काम कर चुके हैं इस मेथड को लेकर के? नहीं, एक्चुअली हमारा काम था, हम तो रेडिकल अप्रोच भी कभी बिलीव करते हैं, जिसको रेडिकल अप्रोच मतलब अनिल संगोपाल बोलते हैं कि एजुकेशन के बहुत बड़े ये हैं जो काम किए हैं। तो उसने कहा कि वर्क बेस्ड लर्निंग, तो पहले हमने वर्क बेस्ड लर्निंग ही कि बच्चे काम करते हुए सीखेंगे, जो गांधी भी बोला था। अच्छा। कि बच्चा काम करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसे सीखेगा और प्रोडक्ट जाके बिकेगा भी मार्केट में, जैसे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। गांधी ने वर्धा में भी बोल चुका है, वो इस चीज़ को वो प्रोपोगेट कर रहे थे। मैंने भी कोशिश की कि गांधी या टैगोर ने जो बात कही है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, उसका इंक्लूसिव हो आज के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो अब जो लेकिन हम कुछ चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हमें यहाँ समुद्र नहीं है तो हम समुद्र की चीज़ नहीं पढ़ाते जो टेक्स्ट बुक में है। अच्छा। क्योंकि बच्चे के हम उनकी जानकारियाँ देते हैं, लेकिन एक्टिव कैसे होगा, वो दिख ही नहीं रहा है तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, फिर उससे सही से हम उनको अंडरस्टैंडिंग देने पर डेप्थ अंडर जो कॉन्टेक्स्ट में है, आसपास चीज़ें हैं जो हम लोग खेती बाड़ी या पहाड़, नदी, जंगल, इन चीज़ें हमारे आसपास काफ़ी होते हैं, तो इनके साथ एग्जाम्पल सेट किया जाए। अच्छा। तो 2 चीज़ें हैं कि जितने सिलेबस है उनको कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए, और दूसरी चीज़ है कि उस कॉन्टेक्चुअलाइज के साथ बच्चों को डायरेक्टली एंगेज किया जाए। जी, तो सर कितने स्कूलों के साथ आप मिलकर के काम कर चुके हैं अब तक?
मैम हमने नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट था गुमला डिस्ट्रिक्ट में 25 स्कूलों के साथ, हम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया, मतलब कोविड आ गया वो 2020 के ज़माने में। तो वो एक बहुत बड़ा था, हमने काफ़ी इस्टेब्लिश किया था भी सेंटर, तो वो वहाँ पे हम लोग कुछ दिन काम किए और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं झारखंड, बिहार और कुछ अदर स्टेट के साथ, तो उनके साथ काम है। अराउंड मोर देन 100 स्कूलों के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब झारखंड, बिहार और आसपास के स्टेट्स के सारे स्कूल के साथ में आपने काम किया। सर, आपका जो ये काम करने के लिए, क्योंकि आप पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते थे, सर आपने वो छोड़ा और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया कि अब मुझे स्कूल में ही काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है, तो सर इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? ये तो एक काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है कि हर इंसान का। एक शाम में पेरिस में बैठा हुआ था लाइब्रेरी में जी, तो मैं रिसर्च के लिए भी गया था और घूमने भी गया था, शायद 15 दिनों के लिए गया था। तो पेरिस में बैठे 3 दिन हो गए थे घूमते घूमते, और फिर एक बार लाइब्रेरी में उसकी सीढ़ियों में बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि यार साजिद, हम तब तक मैं यूरोप के कई शहर घूम चुका था रिसर्च के पर्पज़ से, तो मैं सोचा कि घूम तो बहुत रहा हूँ, मतलब मेरे जो काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे घर के, मेरे बाजू के मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी या मेरे बगल के गांव के लोग जो ट्रैवल लोग हैं, या ना आसपास पूरे झारखंड का 100 में 76 लोग तो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए हमारा वर्क इफेक्ट जा रहा है उनके पास। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि हम जो काम कर रहे हैं ये एलिट क्लास के लिए हो रहा है, या फिर बहुत ही छोटे दुनिया, मतलब बहुत छोटे नैरो सेक्टर पे था, मतलब इम्पैक्ट डाल रहा था। मैं सोचा कि नहीं, हम एक अपने गांव के लिए काम करेंगे, आसपास झारखंड के लोगों के लिए काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे आज की ज़रूरत है। तो मेरी शिक्षा हुई थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि शिक्षा एक मतलब कोर ऑफ द मेरे हार्ट में था। तो मैं वहीं से इंस्पिरेशन लिया कि अपने ही गाँव से देखते हुए कि मैं वही चीज़ें दिख रही थी, कोई बदलाव नहीं था। मैं सोचा कि चलो मैं इतने दूर आ चुका हूँ और गांव का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे यहाँ तक आने में, तो मैंने वो सोचा चलो अब मैं गांव को कुछ देता हूँ। जी सर, ये सारा काम करने में आपको चैलेंजेस क्या फेस करने को मिला? क्योंकि पहली बात तो कि गांव में स्कूल खोलने में खुद में बहुत चैलेंजेस होते हैं, उसके अलावा लोगों को, अगर कोई टीचर है जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहा है, उसको ये बोलना कि आपका मेथड थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए, तो ये सारे चेंजेस करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े सर? चेंज हमेशा चैलेंजिंग होता है और एक्सेप्ट नहीं होता है सोसाइटी में। ये तो पहले कोई जितने भी लोग आए हैं चेंज कभी सोसाइटी, और मुझे इसके लिए मैं माइंडसेट में तैयार था। अभी मैं 8 साल हो रहा हूँ, अभी लोग हम जब बोलता हूँ, मैं कई दिनों से ये बोल रहा था चीज़ों को, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बोल रहे हैं, मैं कई वक्त से इस पहले एकेडमिया में इस चीज़ों की बहस है, तो मैं चीज़ों को बोल रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहे थे, बस लोग टेक्स्ट बुक पे पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक तो है चैलेंजेस काफ़ी हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये था कि जब वापस आया तो सोसाइटी का मेरे ऊपर रिएक्शन, अरे यार वो उतना दूर से वापस आ रहे हो, वहीं पे रहो, वहीं उसका लाइफ अच्छा है, कॉर्पोरेट ड्रीम लाइफ है। तो एक तो वो था सोसाइटी का जो वो। दूसरा ये था कि हम जब वापस आए तो काम को स्टार्ट करना, तो मेरे लिए एक नया फील्ड था, तो वो एक चैलेंज था। तो लेकिन वो जब धीरे धीरे टीम बनाते गए, जिसने निकले थे अकेले जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, गालिब साहब का शेर है। तो थोड़ा टूटा फटा बता, मैंने भूल रहा कुछ शेर उसका। तो दूसरा ये था कि लेकिन हौसला था, कॉन्फिडेंस था कि करेंगे, अब इतना रिसर्च इतना दूर तक गए थे तो ये भी कर लेंगे। तो वहाँ से ये दूसरे चैलेंज थे कि हमको टीम डेवलप करना। और तीसरा चैलेंज था कि इन चीज़ों को करने के लिए जो फिनेंशियल जो ये रिक्वायरमेंट थे, तो शुरुआत में तो कुछ सेविंग्स थी, फैमिली से मेंबर से मिल के हुआ, लेकिन अब मैं 5 एकड़ लैंड लिया हूँ और वहाँ पे चाह रहा हूँ कि ए स्कूल विदाउट वॉल, विदाउट टेक्स्ट बुक, जहाँ पे बुक रहेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं रहेंगे। हाँ। क्लास 6 में एक टेक्स्ट बुक पढ़ता है, क्लास 6 में बच्चा है, 7 में हिंदी का एक टेक्स्ट बुक। मैं कहता हूँ एक क्यों पढ़ेगा? हाँ। क्यों नहीं 20, 25, 30, 40? तो मैं ये कह रहा हूँ एक बच्चा 1 साल में 40 किताबें पढ़ेगा या 20 किताबें पढ़ेगा, और वो उसके सिलेबस में होगा। देखिए तो दैट इज, तो ये एक हमारा ये था कि 5 एकड़ लैंड में ये अभी बनाने की कोशिश करो, तो वो एक ये है। और जो चौथा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेरे चैलेंजेस हैं मेरे ये पे, कि रिसोर्सेज,
जैसे अच्छे लोगों का एक साथ आके आना। क्योंकि मैं कोशिश किया कि जैसे अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, या फिर TIFR होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, मुंबई के जो साइंटिस्ट हैं जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनके लोग, IISER पुणे, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों के साथ, या और भी जो ये हैं, उनको एक साथ मिल के काम करें। क्योंकि एक शिक्षा में रिसर्च तो ज़माने हज़ारों सालों से चल रहा है, तो ये चल ही रहा है। तो मैं इन लोगों को एक साथ, फिर लोकल जो लोग हैं उनको एक टीम अप करके इनको काम करना। तो ये चौथा जो ये है कि रिसोर्सेज को टीम डेवलप करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। जी सर, आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप कितने साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कितने क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? मैं जब शुरू किया था उस वक्त ये 1 to 5 तक था जी। तो सोचा था कि बस एक कोई ये नहीं था कि हाँ हम इसी को परस्यू करने जा रहे हैं, तो एक जस्ट इनिशिएटिव थी। लेकिन सेकेंड ईयर से 2015-16 से मुझे लगा कि नहीं ये एक अब ये चल पड़ेगा, तो एक हौसला मिला। तो फिर अभी KG से 8 तक फॉर्मली है, तो हम लोग 10 तक को एड्रेस करते हैं कि हैंड्स ऑन लर्निंग पे, और जिसे होता है एक्टिव लर्निंग पे, कि चीज़ों को बच्चों के साथ मेन जो होता है ना, स्कूल जो है बच्चों को जो चेंज लाता है पर्सनालिटी में, वो है उसकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी बनाना, डेवलपमेंट ओवरऑल। ये नहीं कि मैथ्स पढ़ा लिया, वो पढ़ा लिया। अरे भाई IIT में, या फिर अभी पिछली बार जो IAS UPSC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बताया कि कितने लोग अप्लाई किए थे, उसमें से लगभग 11 लाख या 12 लाख लोग अप्लाई किए थे। उसमें से जो एग्ज़ाम लिखे वो 5.5 लाख लोग एग्ज़ाम लिख के फाइनली सिलेक्शन हुआ था 900 या 1000 लोगों का, पार्टिसिपेंट का। तो कोई भी क्लासरूम का जो ये है, तो बच्चे अलग अलग तरीके से ये हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हम कैसे पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएँ। तो ये हमारा मेन फोकस होता है कि पढ़ाने के माध्यम से उसको लाइफ स्किल कैसे सिखाया जाए जी, और उन्हें उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको ओरिएंट किया जाए। ये 2 गोल हम कोशिश करते हैं कि स्कूलों के साथ ये बताएं कि बहुत ज़्यादा आप मैथ और साइंस मत उसको ये कहिए लैंग्वेज, उनको ओवरऑल पर्सनालिटी को इंटरेस्ट देखिए कि हर बच्चे का अलग अलग तरीका का इंटरेस्ट है, उन्हें नर्चर करने की कोशिश कीजिए। कि अगर ये स्कूल करना शुरू कर देना, तो हमको लगता है कि एक खुशहाल सोसाइटी हम बनाने में कामयाब होंगे। जी सर, आप बता रहे थे कि नो वॉल्स नो टेक्स्ट बुक ऐसा स्कूल की आप परिकल्पना करते हैं। तो सर बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होगा, बट बहुत कम कॉपी और पेन का इस्तेमाल होगा, तो सर ये पॉसिबल कैसे होगा? नहीं, कॉपी और पेन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होगा। टेक्स्ट बुक सर? टेक्स्ट बुक खुद बच्चे लिखेंगे अपना खुद से? यस। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल में करते क्या है कि हिंदी का क्लास हुआ, फॉर एग्जांपल मान ले एक पोयम है, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, चाल सुंदर मेरी चाल है, ये है पोयम। ये पढ़ लिया, हमें कहा कि यार और भी तो परिंदे हैं, चलो इसके ऊपर लिखते हैं कुछ और परिंदों के ऊपर। तो बच्चे लिखे, तो अब उस पर बच्चे लिख लेते हैं पोयम, तितली के ऊपर लिख लेते हैं, तितली के रंग बिरंगा, या ना वो जो पोयम लिखे हैं उसके में से 8-10 पोयम अच्छे निकलते हैं। अब वो पोयम उसके सिलेबस में है, हर बच्चा अपने दूसरे दोस्त का पोयम लिखा हो पढ़ेगा। सिलेबस भी बच्चों का खुद का हो। मतलब ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्सचुअलाइज कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या है ना, सोच रहे यार तो मेरा ही लिखा हुआ है, तो कुछ अगला कोशिश करेगा, तो फिर वो लगातार लिखने का कार्य लगातार चलता रहेगा। साथ साथ हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो ग्रोथ का जो कर्व होता है वो सर्कल पे नहीं होना चाहिए, हेलिकल होना चाहिए या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब बढ़ता जाए ऐसे करके ऊपर ऐसे बढ़ता जाए, ये नहीं कि सर्कल में घूमते रहे। तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शंस चाहिए कि बच्चा इस लेवल में आ गया, फिर इस लेवल में लाना है, फिर इस लेवल में लाना है, ये टीचर का काम है। और इस पे हम लोग सपोर्ट करते हैं कि कैसे करिएगा। जी सर, आपके स्कूल में गरीब बच्चों के लिए भी कोई प्रावधान है कि अगर कोई फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है तो उसके लिए सर आप क्या करते हैं? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, गरीब बच्चों के प्रावधान तो है हमारे सेंटर में। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ के मतलब ये कर सकें, लेकिन हमारा भी एक लिमिट होता है, लेकिन हम लोग करते हैं। एक तो हम गरीब बच्चों का हमारा एक सेक्शन है कि उतना पर लेते हैं हम लोग, कुछ सिलेक्शन ऑफ ये, साथ में हमें इसको सस्टेन करना होता है। गरीब बच्चों के लिए कुछ कोटा है? यस कुछ है। हाँ, और साथ में कि अल्टरनेट, क्योंकि हमें जैसे 500 रुपये फ़ीस है या 600 रुपये फ़ीस है या 550 रुपये फ़ीस है, जो भी फ़ीस है क्लास वाइज 500 से 700 के बीच में, तो वो जो फ़ीस है कोई ज़रूरी नहीं कि आपको करेंसी में देना है। आपके पास दूध है, दूध वाले हैं, आप हमको दूध दे दीजिए,
जी। क्योंकि हम दूध पीते हैं घर पे, हमारे फैमिली वाले टीचर्स पीते के हैं या और भी स्टाफ्स के हैं, तो आप दूध दीजिए। सब्जी हम रोज़ खाते हैं, अगर सब्जी वाले हैं तो सब्जी दे दीजिए रोज़, या फिर और भी जो कार्य हैं कार्य, तो वो चीज़ें करेंसी का अल्टरनेट भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी शुरू हों। तो ये कि करेंसी का अल्टरनेट, कोई ज़रूरी नहीं कि आप करेंसी देने की ज़रूरत है। और ये एक तो है कि कुछ कोटा है हमारे स्कूलों में कि गरीब बच्चों का, साथ में ये। सर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने शायद 2016 में अपना जॉब छोड़ा है और उसके बाद से आप इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो सर क्या क्या चेंजेस आपने देखे कि आपके काम करने की वजह से ये सारे बदलाव हुए हैं, ऐसे कोई चेंजेस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। पहला ये कि जब हम स्कूल शुरू किए थे 2015 में जी, तो लगभग 200 ना गाँव के बच्चे एडमिशन लिए थे। दूसरे साल वो 200 में से 40 बच्चे स्कूल छोड़ दिए। क्यों सर? क्योंकि समझ ही नहीं आया, बोले ये जंगल घुमाता है, ये पुलिस अच्छा। स्टेशन लेके चला जाता है, ये पोस्ट ऑफिस लेके चला जाता है, ये तालाब लेके जा रहा है, तो पहाड़ लेके जा रहा है। ये तो कौन आप सा पढ़ाने पढ़ाई? के दौरान वो लोग को ऐसा फील्ड वर्क भी करवा देते हैं Yes, कि yes. पुलिस उसमें- स्टेशन के बारे में पढ़ाया तो चलो पुलिस हाँ स्टेशन। एग्जैक्टली, यस। जो पढ़ना वो हैंड्स ऑन करना था, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना था, खुद से एक्सप्लोर करना था। तो बच्चों को लोगों को समझ नहीं आया, सोसाइटी वो लोग आसपास जैसे पेरेंट्स को ये को वो लोग काफ़ी गपशप होने लगी, यार कैसा स्कूल है। तो मुझे था अपना, मैं फर्म था कि यही एजुकेशन मेथड मुझे अपना फिलॉसफी को लेके चलना है। जी। लेकिन धीरे धीरे भरोसा बनता चला गया और लोगों ने लाइक करने लगे। पहला ये एक था, अब लोगों का भरोसा। और दूसरी इम्पैक्ट अच्छा रही कि आसपास जितने स्कूल थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, और वो भी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमें लाना था करिकुलम में, तो आसपास के स्कूल लोग के टीचर्स भी वो अडॉप्ट करने लगा। तो ये एक अच्छा हमने ये देखा प्रभाव मेरे क्षेत्र में। जी सर, अगर हम आपकी एजुकेशन के बारे में बात करें सर, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने क्या पढ़ाई की है सर? मैम जैसे मैं बताया कि मैं गांव से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से। उससे पहले मैं दरसगाह इस्लामी से 1 to 5 पढ़ा था। उसके बाद 10th तक मैंने गांव से पढ़ी। उसके बाद मैं बीटेक BRT सिंदरी धनबाद से किया। फिर मैं मास्टर, फिर 1 साल जॉब किया, 9 to 5 अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं जॉब मास्टर करने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ISC बैंगलोर से हमने MTech की। एरोस्पेस मेरा मटेरियल साइंस पे मेरा ये है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा मास्टर हुआ। फिर मैं ETU ब्राउनश्वेग जर्मनी में मैरी क्यूरी फेलोशिप में PhD के लिए गया था, अर्ली ESR के लिए। फिर वापस आके मैं नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री में मैं फिर रिसर्च की। उसके बाद मैंने 2016 मैंने जॉब छोड़ दिया। जी सर, आपका एम क्या है? आप जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अचीव तो ये तो बहुत टफ सवाल है इस चीज़ को बात करना, बट लेकिन ये है कि हमारा सपना ये है कि हम ऐसा एक थिंक टैंक सेंटर बनाएं, एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाएं जहाँ पे लोग आएँ अपने पेरेंट के साथ, बच्चे अपने पेरेंट के साथ आएँ, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ आएँ, और वहाँ पे एक ऐसा एम्बियंस हो जहाँ पे लर्निंग को देख सके अपनी आँखों से कैसा होता है। एक तो है कि कैंपस ऐसा बनाना जो मतलब ए स्कूल विदाउट टेक्स्ट बुक, विदाउट वॉल, बिना किताब, बिना जो सिलेबस की किताब का और ये का। तो फिर ये एक तो ये है हमारा सपना, और दूसरा ये है कि हम ऐसा एक झारखंड के स्कूलों के टीचर्स का एक ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जो हम एक दूसरे को मदद कर सकें। ताकि देखिए ना, आप 2 टीचर जब मिलते हैं या 2 अक्सर टीचर, तो पढ़ाई के अलावा और कुछ बात करेंगे। जी। ये हमें ये नॉट हियर, एवरी अक्रॉस द ग्लोब, कि जब भी 2 टीचर मिलेंगे तो अगर मान लो मैथ्स के टीचर हैं, वो मैथ्स में बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, या गेम की बात करेंगे, या फिल्म की बात करेंगे। तो अक्सर ही तो ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कमाल की बात होती, अगर वो मैथ्स बताइए, यार एक मेरा बच्चा है समझ नहीं पा रहा ये प्रॉब्लम, तो मतलब बताइए कि कैसा ये। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा कम्युनिटी बनाने का कि जहाँ पे हम लर्निंग को एक दूसरे को हेल्प कर सके, टीचर्स कम्युनिटी। तो मतलब मैं इस चीज़ कि टीचिंग द टीचर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका? नहीं, फिर मैं बताया कि टीचर्स को मत टीच कीजिए प्लीज़। अच्छा। टीचर्स को बेवकूफ़ मत समझिए। टीचर है ना, वो उन्हें सपोर्ट चाहिए, है ना। मतलब आप अच्छी बात, ये लैंग्वेज हर कोई यूज़ कर रहा है, तो सॉरी मैं आपको नहीं कुछ हर्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये टीचर्स का ट्रेनिंग वर्कशॉप और ये उसको टीच द ट्रेनर, ये सब नहीं, वो भाई छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसमें उनमें एक एक्साइटमेंट हो, जब जाए तो ना हंसता खेलता, मतलब बच्चों के साथ वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस चीज़ को बनाने के लिए हम एक कम्युनिटी डेवलप करने चाह रहे हैं। तो इसलिए जो थिंक टैंक सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर जो बना रहे हैं,
कि जो स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम इसी ओरिएंटेशन के साथ है। और इसीलिए हमने अलग अलग साइंस पे रिसर्च किए, साइंस पे पूरा 1 to 5 किंडरगार्टन टू 10 तक अभी हमारा है पूरा रिसर्च का। सेकंड ये है कि मैथ्स में हम बोलते हैं कि साइंस को साइंसिंग करना है, मैथ्स को मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंडसेट करना है। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, हम लोग पढ़ाते हैं रटा देते हैं, अरे यार उनसे करने दो, एक्सप्लोर करने दो भाई। मैथ्स है यार, मैथ्स पूरी दुनिया एक मैथ्स पे पूरा पिरोया हुआ, एकदम लगता है कि एक एक चीज़ आप देखिएगा कि जो मून अर्थ के अराउंड जो रोटेट हो रहा है, या फिर सन जो अर्थ सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, या फिर पेड़ों में पत्तों का जो स्ट्रक्चर है उसका ओरिएंटेशन है, एवरीथिंग इज अंडर द मैथ्स, मतलब जो फेविकानो जो नंबर्स है। तो वो ये है। जैसे फिर हम बताया कि जो लैंग्वेज है, उन्हें लैंग्वेज को यार किताबों से बाहर निकालिए, बच्चों को बोलिए ये फूल का ये रखिए, इसको गमले को अपने टेबल पे, अब बोलिए कि इसके बारे में लिखे, देखिए कितना चटकदार लैंग्वेज ला के लाएंगे बच्चे। तो ये चीज़ें सोचने के प्रेरित कीजिए, उनको एक्टिव कीजिए, तो ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो। सर, आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा को लेकर के, शिक्षा में इनोवेशन को लेकर के आज अगर कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो वो क्या होगा? शिक्षा एक्चुअली इंसान की जो पहचान है उसका वो इमेजिनेशन है और उसकी वो थिंकिंग है जी। और हम ये कोशिश करेंगे कि पेरेंट या जितने हमारे पेरेंट हैं, जो अभिभावक हैं और शिक्षकगण हैं, कि बच्चों में जो इमेजिनेशन और थिंकिंग स्किल है उस पर ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी है, उनको ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे दिया जाए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की कमी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम अभिभावकों को और शिक्षकगण को मेरा ये संदेश यही है कि रिसर्च में जो देख रहा हूँ, अपने रिसर्च जो किया हूँ, बच्चे को पानी की ज़रूरत है उसके पौधे खिलने के लिए, और वो पानी जो है वो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आप उसकी अच्छी चीज़ें बोलें उसके बारे में। अक्सर बच्चे मुरझा जाते हैं कि हम उस पर जब हम नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये हमारा ये है। अब रही सवाल कि एक्टिव लर्निंग का, तो यह आप हमारे साथ जुड़िए और वी कैन वर्क टुगेदर टू मेक द लर्निंग हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिव एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है। उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनके साथ, और जो उनके अगर कुछ और होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हम लोग मिल के एक नए गवर्नमेंट को हम लोग फिर से सजेशन दे सकते हैं। जी सर। सर, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आप शिक्षा में एक नया दिशा दे रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, और हमारे कार्यक्रम में हम हमेशा ऐसे ही मेहमानों को बुलाते हैं जो समस्या से हटकर, समस्या पर चर्चा नहीं करते हैं, हम समाधान पे जो काम कर रहे हैं उस समाधान की ओर अग्रसर हैं, और ना ही खुद बल्कि औरों को भी प्रेरित कर रहे हो ऐसा करने के लिए, उनसे चर्चा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नई दिशाएं के हर कड़ी में हम इसी तरीके के और मेहमानों को लेकर के आते रहते हैं, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।